यूनेस्को अल्टीमेटम, बांग्लादेश बेदम। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन ने सिर्फ शेख हसीना की सरकार को नहीं हटाया, उन्होंने देश को उस टैक्स से भी उतार दिया है जिस पर वो अपने अस्तित्व में आने के बाद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था। यह ट्रैक था आर्थिक समृद्धि का साल। 2020 में बहुत से लोगों को यह जानकर झटका जरूर लगा था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर भारत से तेज होने जा रही थी। हालांकि उस वक्त जीडीपी में एक बड़ी तब्दीली जो है बांग्लादेश में जरूर देखने को मिली, लेकिन जुलाई 2024 में यह पूरी तरीके से बदल गया। युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ उस कदर बेपटरी पर हुआ कि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है। बांग्लादेश इस वक्त भी सुलग रहा है। छात्र नेता हादी की हत्या के बाद से देश की सड़कों पर गुस्सा है, आक्रोश है, इनकलाब है और एक बड़ा जनसैलाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर है। इस बार आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान पर है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में आग को हवा दी जा रही है और ये आग को हवा देने का काम पाकिस्तान ने किया है। सरकार पर चुनाव टालने की साजिश के आरोप है। प्रदर्शनकारी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं। तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है? जमीनी स्तर पर क्या कुछ तस्वीरें, सब कुछ हम आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादी एक उभरता हुआ छात्र नेता जिसकी हत्या ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया। ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर गुस्से में भरे छात्र, जलते टायर, तोड़ी गई सरकारी संपत्ति, हर तरफ एक ही नारा, हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करो। छात्रों का आरोप है कि हादी की हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश। इस बीच आंदोलनकारियों ने एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है, भीड़ को उकसाया जा रहा है। आरोप है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश हिंसा में पाकिस्तान का हाथ, पाक की अस्थिरता फैलाने की कोशिश, भीड़ को उकसा रहा पाकिस्तान। बांग्लादेश में पाक के आतंकी संगठन एक्टिव, आतंकी संगठन बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। बांग्लादेश के जिहादी ब्रिगेड ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दावा है आतंकी संगठनों ने भारत बॉर्डर पर कैंप लगाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद इन आतंकी संगठनों का अगला टारगेट भारत के वो इलाके हैं जो बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि वो आतंकी संगठन कौन कौन से हैं और इन्हें पाकिस्तान से कौन ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इसमें कुछ आतंकी संगठन बांग्लादेश के हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर वो पाकिस्तान के किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। घटना के बाद पूरे ढाका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं कई इलाकों में बंद करनी पड़ी। सरकार ने हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठनों की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासन की नाकामी बता रहा है। लेकिन जिस तरह सुरक्षा बलों की नाक के नीचे कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया, पुलिसकर्मियों के सामने अवामी लीग के दफ्तर, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया, इससे शक की सुई यूनुस की तरफ ही घूम रही है। छात्र नेता सवाल उठा रहे हैं, जब देश जल रहा है तो सरकार खामोश क्यों है? क्या ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक खेल का हिस्सा है? प्रदर्शनकारियों ने पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मांग साफ है कि हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। सरकार को 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम, हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। होम एडवाइजर से इस्तीफा मांगा। अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में इनकलाब मंच। वही सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने बांग्लादेश के चटगांव शहर में भारतीय वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी हैं। ये फैसला वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति
और हाल की हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया है। वीजा आवेदन केंद्र की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद ही वीजा सेवाएं दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। तब तक चटगांव में भारतीय वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किए। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड। अनिश्चित काल के लिए निलंबित आवेदन प्रक्रिया। हादी की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये बन चुका है बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान। सवाल यह है कि क्या सरकार जवाब दे पाएगी? क्या हत्यारों की गिरफ्तारी होगी या फिर बांग्लादेश एक और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत स्वागत। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार है, बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से, बहुत बहुत स्वागत आपका, इस्तकबाल है आपका हुसैन साहब। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत, दिनेश साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात बने हुए वो साउथ एशियन फ्लैश पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? दिनेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। दिनेश जी, आपकी आवाज जी आ गई, आपकी आवाज आ गई जी। देखिए मैडम, बांग्लादेश के अंदर जो आज की सरकार है वो एक हिंसक भीड़ के द्वारा स्थापित की हुई सरकार है। उनके पास किसी प्रकार की कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है। अब ये जो हाल की घटनाएं हुई हैं, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, हम इसको सिर्फ एक लेंस से नहीं देख सकते। इसके पीछे के कई कारण है, सामाजिक कारण है, धर्म का वो है, और बेसिक जो घटनाएं हो रही हैं उनसे ध्यान बटाना है। और इसके साथ साथ जो है आउटसाइड प्लेयर भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स का भी एक ये नमूना आपके सामने पेश हो जाता है। देखिए, जितने भी ये छात्र नेता हैं, चाहे आप ये जो स्वर्गवासी उस्मान हाडी हैं या बाकी हैं, ये लोग उत्पात मचाने के बाद जो है लाइमलाइट में आना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों के अंदर इन्हें सरकार के अंदर कोई मंत्री पद मिले या कोई अन्य पोस्ट मिले। और इसके साथ साथ ये अपना भारत विरोधी स्टेटमेंट दे के भारत को हर उनकी प्रॉब्लम को जो है भारत के ऊपर थोपने के बाद जो है ये एक प्रकार से अपनी संस्कृति को या अपनी हिस्ट्री को ये बदलना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर मुजीबर रहमान के मूर्तियों को, उनके घरों को तथा अपनी करेंसी के ऊपर से जो है उनका नाम को हटाया गया है, तो एक प्रकार से जो है वो अपनी संस्कृति को, हिस्ट्री को चेंज करके और अपने आप को एक प्रकार से अलग किस्म की जो है सिविलाइजेशन शो करना चाहते हैं। अब आपने अपने इसमें बताया है कि पाकिस्तान का हाथ है, तो बट नेचुरल है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। वो हमेशा चाहेगा कि भारत के बॉर्डर्स के ऊपर बाकी देशों से जो लगते हुए बॉर्डर होते हैं उनके ऊपर स्थिति जो है शांतिपूर्वक ना रह सके। तो वो उनका हाथ होना इसके अंदर से तो किसी प्रकार का झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमें पाकिस्तान के का क्या रोल है या क्या है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि हमारे नेबर के अंदर अगर डिस्टर्बेंस है, चाहे बांग्लादेश में है चाहे नेपाल में है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमारे लिए भी एक प्रकार का सिक्योरिटी चैलेंज आ जाता है। ठीक और है, हम होप करते हैं कि जो 12 फरवरी को जो है इलेक्शन इनके होंगे उसके पास एक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आए जिससे कि रिश्ते नॉर्मल हों। हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो है वो फले फूले, वहां पर शांति रहे, और ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है। हमने जो है पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक जो है बांग्लादेश ने इतना उकसाया है, हमने अभी भी अपने ठहरे और जो हमारी बिल्कुल, और हिंदुस्तान अक्सर चाहता है कि ये दोस्ती जो है वो हमेशा कायम रहे। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी।
क्योंकि जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं और यहाँ पर अशांति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे पहले जो है अमेरिका और चीन का इसमें हाथ सामने आया है, लेकिन अब साफ तौर पर पाकिस्तान का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए तरुणम जी, मैं दिनेश साहब की एक बात को मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मैं ये साफ कर देता हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम से हम बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई दुश्मन है तो वो है वहां के हुक्मरान, जिन्होंने खुद पाकिस्तान की आवाम की हालत खराब कर रखी है। इतने डिकेड से वो भारत से लड़ रहा है और उसके बदले में वो एक गुर्बत की जिंदगी जो जी रहा है और सारा का सारा पैसा हथियार खरीदने के नाम पे विदेशों में जा रहा है। तो दुश्मन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दो देश हैं। एक तो हुसैन जावेद साहब जैसे लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं। अभी उनके विचार भी सुनेंगे थोड़ी ही देर में। बिल्कुल, हाँ। तो वो तमाम चीजें हैं। तो मैं दिनेश साहब को यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्हें कम से कम एक बयान तो जारी करना चाहिए था कि जो हादी है उनकी मौत के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करो। और कम से कम क्योंकि इसलिए बयान जारी किया जाना चाहिए था क्योंकि उसमें भारत का नाम आ रहा था। बिल्कुल, कि वो जो हाँ। हत्यारे छोटे वो भारत भाग गए हैं। हाँ। क्या हमारे कूटनीतिज्ञों में इतनी भी समझ नहीं है कि वो एक बयान जारी करें जबकि उनके पड़ोस में आग लगी हुई है? तो यह तो किया जाना चाहिए था। ये मान लिया कि भारत के विरोध में उन्होंने बयान दिया था, पर बाकी जो दूसरे हैं, जर्मनी के एम्बेसडर तक ने इसके लिए बयान जारी किया है। मेरे अंदाज से फ्रांस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। तो भारत को भी एक बयान तो जारी करना चाहिए था। और यूनुस साहब का यहाँ पता चल रहा है कि उन्होंने पिछले 1 साल से सरकार कैसे चलाई है। ये पता चल रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे थे और अभी भी ये दबाव बनाने वाली राजनीति है ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। अगर एक सरकार जो उसकी मिनिमम जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, अगर बांग्लादेश के लोगों को वह भी नहीं मिल रहा है तो ये वाकई दुख की बात है। और इसमें मैं एक चीज और बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के आईएसआई के लोग वहां पे लगातार गए हैं, मीटिंगें हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पाकिस्तान की आईएसआई तभी वहां पे इन्वॉल्व होगी क्योंकि उसके घरेलू मतलब हालात अरविंद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तानी सरकार का। जी ठीक है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान का ही नाम सामने आ जाता है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो बार बार आपके ही ममालिक का नाम क्यों आखिर? मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। और अरविंद जी के लिए मेरी एप्रिसिएशन है कि उन्होंने कम से कम एक इस तरह का फर्क तो बताया कि आप एक पूरे मुल्क को अपना दुश्मन मत समझे। तो ये मैं उनको यहाँ पे अप्रिशिएट भी करता हूँ। दूसरी बात, आपका टॉपिक आज का, तो देखिए बात ये कि बांग्लादेश की जो उसका बॉर्डर है वो आप हम सब जानते हैं, 3 अतराफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है। एक जानिब एक छोटी सी पट्टी है जो उसको म्यांमार के साथ इस तरह से जोड़ भी देती है। पाकिस्तान का कितना फासला है बांग्लादेश से? 1600 किलोमीटर और बीच में इंडिया। यानी कि हम अगर बांग्लादेश जाएं या तो हम शिप के जरिए जाएं या हम प्लेन के जरिए जाएं, तीसरा तो कोई ऐसा है नहीं रास्ता। तो मेरे ख्याल में 2024 के अंदर बांग्लादेश में जो भी चेंजेस आई हैं और जिस वे से बांग्लादेश आज जा रहा है, मेरे ख्याल में इंडिया उसको रियलाइज कर नहीं सका है। और मैं यहाँ भी अरविंद जी की इस बात की हिमायत करता हूँ कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स उनको बयान जारी करना चाहिए था अगर आपने चीजों को कूल डाउन करना है। दूसरी बात ये कि ये एक इंप्रेशन है बांग्लादेश के अंदर भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद इंडिया ने पिछले 17-18 साल में हसीना वाजिद या अवामी लीग के साथ तो अपने ताल्लुकात रखे जो बहुत अच्छे भी रहे, लेकिन बांग्लादेश के अवाम के साथ जुड़ना, वहां के जो और इस तरह की सियासी जमातें हैं उनके साथ रुकना, उनके साथ इस तरह से रिश्ते बनाना, ये कर नहीं पाए। यही वजह कि आज आप देख ले कि ये कोई बांग्लादेश में एक आध तबका नहीं है जो इंडिया के खिलाफ है। अगर उनकी यूथ इंडिया के खिलाफ है और किसी मुल्क की यूथ अगर किसी एक फैक्टर के खिलाफ होती है तो वो आप उसको ब्रेन वॉशिंग नहीं कह सकते हैं। फिर एक और बात, कर्नल साहब यहाँ पर है, उन्होंने कहा कि धान मंडी में मुजीबुर रहमान के घर को आग लगी। इससे पहले हमने देखा जब हसीना वाजिद का तख्ता पलट हुआ तो मुजीब का जो स्टैचू था उसको भी वहां के अवाम ने इस तरह से जमीन पर पटक दिया। तो ये चीज है कि अवाम के दिल में उनके लिए कितनी नफरत है, इस फैमिली के लिए
1400 लोग हलाक हुए थे 2024 के जो लेकिन जावेद फसादात साहब हुए थे। एक बात बताइए, आप जो पाकिस्तान में अस्थिरता फैली हुई है, अगर उसमें पाक अब यहाँ पर जो बांग्लादेश में हालात हम देख रहे हैं, अगर उसमें वाकई पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग को भी खुलकर सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल नहीं है? देखिए, मैं हम हमारी हुकूमत इस बात पे अपनी तशवीश का इजहार कर चुकी है कि वहां पे हालात जो है वो रूटीन में आने चाहिए, और फरवरी में जो इलेक्शन होना है वो भी अपने टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के अवाम का हक है कि जो उनके हकीकी नुमाइंदे हैं उनको नहीं, मैंडेट शांति शांति कायम, जावेद साहब आप समझिए, शांति कायम तो सब चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का बार बार नाम है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा कि अगर हिंदुस्तान का हाथ नहीं है तो हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स को कहना चाहिए, वैसे ही पाकिस्तान को भी तो कहना चाहिए कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है। नहीं देख मैम, हम तो देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। पिछले 17-18 साल में जब तक हसीना वाजिद की हुकूमत रही है, पाकिस्तान से उसने कोई ताल्लुकात नहीं रखे, हमारे कोई आपस में आना जाना नहीं था, किसी फील्ड में ताउन नहीं था। आप इसकी मिसाल देख लें, इंडिया के साथ जो बांग्लादेश है उसका जो ट्रेड है वो 14 बिलियन तक है, पाकिस्तान के साथ 1 बिलियन है, क्योंकि आपस में ताल्लुकात ही नहीं थे। अब जाके हमें उन्होंने एंट्री दी है और हमारे वहां पे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, और आज आप देख सकते हैं कि वही बांग्लादेश की आर्मी, आपको पता है कि 1971 हमारे लिए एक बहुत ही कमजोर साल था, और वहां पे जो भी हुआ, हम एक जंग भी हारे, वहां पे हमारा एक हिस्सा भी हमसे अलग हुआ, इट्स फाइन। लेकिन आज आप देख लें कि उन्हीं की आर्मी अगर हमारी आर्मी से ट्रेनिंग इस तरह लेना चाहती है, हमारा JF-17 थंडर इस तरह से लेना चाहती है, हमारा चावल वहां जा रहा है, तो ये भी बात है ना कि हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिवर्स भी करती है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए नया फेज है, लेकिन जैसे अरविंद जी ने कहा, मैं उस बात की हिमायत करता हूँ, हम भी बांग्लादेश में अमन के हालात बिल्कुल चाहते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, दिनेश साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या आप जावेद साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जावेद साहब का ऐसा है कि जावेद साहब ने जो कहा है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो यथार्थ है, जो यथास्थिति है, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हुए हैं। मैं चाहता हूं, मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इनके संबंध जो है पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ भी अच्छे हों, और ये हमारे साथ भी थोड़ा वफादारी करें, और जो भी हमारे और इनके बीच में इशू हैं, चाहे वो टेररिज्म है, ये टेररिज्म को छोड़ें। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो आपस के अंदर जो है प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि अवाम का जो है, दोनों अवामों का जो जितने भी आस पड़ोस के साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनका भला हो। तो मैं बात पे आना चाहता हूँ, ये अरविंद जी की बात के ऊपर आना चाहता। अरविंद जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अरविंद जी ने कोई सर्वे करवाया है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है भारत को प्यार करती है? नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से किसी प्रकार से कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। अरविंद जी नोट कर लीजिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। समझ में आ रहा कि ये आज के हालात के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी साहब ने जो है विजिट किया, वहां पे लिया, और बार बार भारत की तरफ से जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हम बांग्लादेश के अंदर शांति चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? अल्टीमेटली तो आपने टारगेट किया, हिंदुओं को टारगेट किया है ना, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, हिंदुओं के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको आपने जो है प्रताड़ित किया है। आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? और ये इस बांग्लादेश के अंदर जो भी हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए ये जो नोबेल पीस पुरस्कार का विजेता बना हुआ है, शांति का मुखौटा लगाकर वहां पर ये बैठा हुआ मोहम्मद यूनुस, इसकी बेसिक मंशा जो है, ये एक प्रकार से जो है ये अमेरिका का प्रॉक्सी है। और अब इसने देखा कि अमेरिका की तरफ से इसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया और ये चला जाता है सीधा चाइना की गोद के अंदर बैठ जाता है। अरे आप मुझे एक चीज बताइए कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से ये उस्मान हाडी जो है स्टेटमेंट देता था कि बिगर मैप बनाना है जिसके अंदर हमारा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को शामिल कर रहा है, तो आप इस प्रकार की जब स्टेटमेंट देते हैं और जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं जमात के लीडर और बाकी लीडर करते हैं, उस समय भारत की तरफ से किस प्रकार की स्टेटमेंट जानी चाहिए? मैं एक सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा कि एक स्ट्रांग स्टेटमेंट जानी चाहिए या एक स्ट्रांग एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन भारत ने फिर भी संयम और शांति का रास्ता अपनाया है और उन्होंने काफी
लीवरेज दी गई है बांग्लादेश को, पिछले 1-1.5 साल से लीवरेज दी गई है कि वहां पर जो है शांति स्थापित हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने और सभी लोगों का या सभी धर्मों का वहां पर रहने वाले लोगों का जो है वहां पर शांति स्थापित हो। अब ये हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से, जो हमारे जावेद साहब, हाँ। मित्र हैं, ठीक है, अपने अपने देश को जो है सभी पक्ष रखना चाहते हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से अपना पक्ष रखा है, लेकिन कुछ फैक्ट एंड फिगर जो हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जैसे हमारे संबंध, अरे भाई तुम्हारे जो है क्या कहते हैं जहाज जो है डायरेक्टली चटगांव के ऊपर आ रहे हैं, उनके अंदर क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, आपका DGISI का क्या मतलब है विजिट करने का, आपका जो है एक्चुअली में जो विजिट होनी चाहिए थी आपके पॉलिटिकल लीडर्स की होनी चाहिए, वो तो बेचारा बहुत बाद में आपने उसे भेजा, जो आपका फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इकबाल दर्ज या क्या नाम है, कुछ ऐसे ही हैं जो कि आए थे। तो देखिए ऐसा है कि मंशा जो है साफ जब तक नहीं होगी तब तक दोस्ती किसी भी तरह से परवान नहीं चढ़ सकती। अब मैं अपने ये पाकिस्तानी मित्र से बात एक बड़े प्यार और मोहब्बत से मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। चलिए लेटेस्ट पिछले 25 साल से ही बात कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी साहब जो है लाहौर बस यात्रा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद जो है आपने कारगिल कर दिया। उसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब गए नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, आपने पठानकोट कर दिया और टाइम टू टाइम जो है आप कर रहे हैं। और आप जो है मुझे एक चीज बताइए, भारत के बारे में आपका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहता है कि हम जो है हिंदू हमारे से अलग हैं और इस प्रकार की जो आप स्टेटमेंट देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि किस ढंग से हमारे संबंध सुधर सकते हैं। जी ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल तरन्नुम जी, दरअसल कर्नल साहब की बात थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय मिलना चाहिए और जवाब देता हूँ। सर्वे से शुरू करते हैं कि हाँ, ऐसे सर्वे जो आखिरी सर्वे हुआ था वो 1947 में हुआ था। पंजाब प्रांत को छोड़कर बाकी पूरा पाकिस्तान बहुत खाली मामूली परसेंटेज से भारत को प्यार करता था। ये इसका सबूत है। वो तो विभाजन चाहते ही नहीं थे कर्नल साहब। और आज बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो कि भारत पाकिस्तान एकता की बात कर रहे हैं, और क्यों नहीं करनी चाहिए। पूरा दशकों तक हम लड़ते रहे हैं, विदेशों को हम अमीर बनाते रहे। पहले देश के आजादी से पहले सीधा लूटते थे और आजाद होने के बाद में किसी और फॉर्म में लूट रहे। हथियारों की दौड़ शुरू करवा दी है और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां सैनिक बैठे हुए थे कर्नल साहब, और वो ये वही सैनिक थे जो वहां की जनता की नहीं सोच रहे थे, वो खाली अपने डिफेंस बजट की सोच रहे थे। और वो सारे वही सैनिक थे जो अपना फॉरेन पॉलिसी भी वो चला रहे थे, गृह नीति भी वो चला रहे थे, जबकि उनकी एक्सपर्टीज जो थी वो खाली रक्षा मामले में थी। मैं इस बात को यही खत्म करता हूं क्योंकि कारण ये है कि हमारी चर्चा का विषय पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की तरफ हम लौटते हैं, इसलिए पाकिस्तान को एक बार छोड़ देते हैं, फिर कभी इस पे बात करेंगे। बांग्लादेश के बारे में क्यों भारत के डिप्लोमेट्स को नहीं बयान जारी करना चाहिए? आपको लगता है कि डिप्लोमेसी हमेशा सही तरीके से काम करती है? वो वर्ल्ड प्रेशर में ही इतनी रहती है कई बार कि वो जो पॉलिसी लेवल के बड़े बड़े इश्यूज नहीं सुलझा पाती है। ये बात सच है, मैं भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत के पक्ष में बोल रहा हूँ कि क्या करना चाहिए बांग्लादेश में। उनके हाथ से लगातार निकलता जा रहा है। और कर्नल साहब आप ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश एक प्रभुत्व संपन्न देश है। आप उससे ये इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि भारत ने बहुत उदारता दे रखी है या वो दे रखी है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं या हमारे जो डिप्लोमेट्स है वो तो ऐसे बात नहीं करते हैं। गलत संदेश जाता है वहां की जनता में, और इसीलिए वहां पे जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो काफी हावी होते हैं। हमारे दुश्मनों को ये सब करने का मौका मिल जाता है कर्नल साहब। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। अब मूल मुद्दे पे आते हैं। मेरी बात क्योंकि बीच में रह गई थी, उसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए ये कहता हूं कि मैंने ISI का जिक्र किया था। विदेशी ताकतें हैं, अकेले ISI की ये हिम्मत नहीं है कि वो इतना पैसा रुपया वहां खर्च करें। तो उसके पीछे चीन और जो खासकर पश्चिमी ताकतें हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे इस रीजन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कर्नल साहब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो हमें उस बयान की अहमियत समझ में आएगी। मुझे मालूम है कि जो हार्डी ने भारत के विरोध में जो
बयान दिया था वो वाकई गुस्सा दिलाने वाला था और बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे में भारत के डिप्लोमेट सोच रहे होंगे कि चुप ही रहना ठीक है, पर क्या वहां की सरकार जो फेल है ये पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि वहां के लोगों की साजिश हो, पाकिस्तान के आईएसआई के थ्रू विदेशी ताकतों की साजिश हो, यह तो हमें जानना होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुआ है प्रॉपर। जिन लोगों ने हत्या की है, सरकार 24 घंटे बाद भी उनको गिरफ्तार करने के लिए, इस समय तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार करिए और सच बताइए कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहां की जनता शांत हो जाती, भारत के खिलाफ ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो खत्म हो जाते। तो कर्नल साहब ये करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से विदेशी साजिश से नहीं तो ऐसे भाग नहीं जाता है कोई। इन्वेस्टिगेशन होता, अगर उससे पूछताछ होती तो पता चल जाता कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो वहां के प्रजातंत्र के माहौल को खराब करना चाहते हैं, इलेक्शन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और भारत खुद ये चाहता है कि वहां पे एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट हो ताकि भारत के लोग उसके साथ संबंध शुरू कर सके। और ये तमाम चीजें हैं कर्नल साहब जो मुझे लगता है कि अभी मुझे ठीक यही है, विराम देना चाहिए। ठीक है कर्नल और साहब से इसका direction में जवाब सोचें। लेंगे, लेकिन जावेद साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या जो हालात बांग्लादेश में इस वक्त बने हुए हैं, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं उस अस्थिरता की वजह से पूरे दक्षिण एशिया प्रभावित हो सकता है? नहीं मैम, हमें तो कोई इस चीज का ना कोई खौफ है ना कोई इस तरह का डर है। बिकॉज हमने इसमें हमारा क्या है, अगर देखें टेंशन किसकी है, टेंशन है इंडिया और बांग्लादेश की। मेन टॉपिक भी आपका ये है। और लेकिन सर मैं नाम तो इसमें आप यही लोग का कहूंगा भी आ सबसे रहा है। अहम बात ये है कि देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि बांग्लादेश से भी ऐसी स्टेटमेंट्स गई हैं कि जी जो इंडिया की 7 सिस्टर है उनको हम समंदर तक एक्सेस दे सकते हैं। फिर इंडिया का जवाब भी आता है कि आप उनके बारे में इस तरह बात क्यों करें। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं कड़वाहट जो है ना वो ढाका और दिल्ली के बीच में, ये इनको आपस में खुद ही से ठीक करनी होगी। एक और बात, आपने साउथ एशिया की बात की। देखिए, हम ऐसा साउथ एशिया नहीं चाहते जो आग में दहका रहे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अब एक नया फिनोमेना सामने आ रहा है। इसमें ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग जो है वो आपस में काफी हद तक इस पर जो है वो राजी भी हो चुके हैं। वो एक ग्रेटर साउथ एशिया हम चाहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए। बीजिंग भी ऑन बोर्ड है, बांग्लादेश भी ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान भी। और हो सकता है इन फ्यूचर आपको साउथ एशिया के और कंट्रीज भी इसके साथ जुड़ते दिखाई दे। और इस बात को ऐसे समझना कि ये एंटी इंडिया होगा, इस तरह से तो ऐसा नहीं है। हमने तो इसमें बकायदा इंडिया के लिए भी एक विंडो कि अगर वो भी इसको ज्वाइन करना चाहे, और बहुत जल्द आपके सामने इसका पूरा रोड मैप भी आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ यही बीजिंग की ख्वाहिश है, इस्लामाबाद की है, और बांग्लादेश ने भी ये समझ लिया। लेकिन आपकी इजाजत से मैं एक बात कहूंगा कि कर्नल साहब ने एक बात की कि बांग्लादेश इस तरह से क्यों करता है, यानी वो इस तरह का इंप्रेशन दे रहे थे कि ठीक है जावेद साहब, शायद माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी, आप तीनों बने रहिएगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, चर्चा लंबी होगी। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए यूनुस जिम्मेदार है। यूनुस पर कट्टरपंथी हावी है, शेख हसीना की तरफ से कहा गया। यूनुस सरकार में अराजकता कई गुना ज्यादा बढ़ी है। यूनुस को पाकिस्तान से लगाव है, शेख हसीना की तरफ से कहा गया। यूनुस चुने गए नेता नहीं है, अवामी लीग के खिलाफ साजिश हुई है। मुझे न्याय का अधिकार नहीं मिला, न्याय से बचने के लिए देश नहीं छोड़ा मैंने, और स्वतंत्र न्यायपालिका होने पर वापस लौटूंगी। तो लगातार एक तरफ अस्थिरता और दूसरी तरफ शेख हसीना का अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान। तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, आपकी जो बात थी वो भी कंप्लीट करिएगा। शेख हसीना की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है, पाकिस्तान से एक अलग लगाव जो है वो यूनुस का है, मोहम्मद यूनुस का। हाँ जी बिल्कुल, मैंने इनकी स्टेटमेंट जो है वो मैंने पढ़ ली, मैं इस पर भी आता हूँ। लेकिन पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं यही कहूंगा कि इस टाइम में ना इंडिया ने एक इंप्रेशन दिया है और बहुत ऑफेंसिवली दिया है बांग्लादेश के ऊपर कि आप अपना हर फैसला इस तरह से क्यों कर रहे हैं। भाई आप उसको अपनी कोई 7 सिस्टर मत समझें, वो एक आजाद मुल्क है। जैसे अरविंद जी ने भी कहा है, आपको डिप्लोमेटिकली बात ही करनी पड़ेगी। वो एक आजाद कंट्री है, उसका हक बनता है वो किसी कंट्री के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, इकोनॉमिकली आगे जाए। आप उसको उस तरह से डिक्टेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब हसीना वाजिद नहीं रही है। दूसरी बात, हसीना वाजिद का जो बयान आपने बताया, ऑब्वियसली वो इंडिया के अंदर है, उन्होंने वहां लेकिन पे जावेद जो है साहब वो ताल्लुकात तो बांग्लादेश से हिंदुस्तान के अच्छे हैं ना। जब दोस्ती अच्छी होती है तो दोस्त को सही रास्ता भी दिखाया जाता है। अच्छे रहे हैं, हम चाहते हैं मजीद अच्छे हो। पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है कि आपके और ढाका के बीच में खटपट होती है, उससे हमें क्या इंटरेस्ट है। हम तो बिल्कुल एक कोने में,
हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, हम चाहते हैं कि ग्रेटर साउथ एशिया बने। लेकिन हसीना वाजिद का बयान देखिए, हसीना वाजिद भी अब आप देखें कि अगर उनमें इतनी हिम्मत होती ना, ये पूरा जो मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी उनकी, ये भी कह रही है अभी मैं नहीं आ सकती, जब हालात सही होंगे, अदलिया आजाद होगी, क्रेडिबल हुकूमत होगी तो मैं आऊंगी। लीडर का इम्तिहान ये होता है कि अपने मुल्क में तब है जहां वहां आग लगी हो। अगर इनको लगता है कि इन्होंने बांग्लादेश के लिए कुछ किया, इनको लगता है कि आज बांग्लादेश जो इंतशार में है, अनारकी में है, ये वहां जाके ठीक कर सकती, तो वहां पे जाएं। ये नहीं जाएंगी क्योंकि उनको पता है कि वहां की फजा इनके खिलाफ हो चुकी है, इनके लिए वहां पे कैद खाना ही बचा है सिर्फ। और बिल्कुल मैं ये आई थिंक बांग्लादेश ने तो इंडिया से भी इस तरह डिमांड किया था कि आप इनको हमारे हवाले करें। तो आई थिंक ये इस बारे में इंडिया को सोचना चाहिए, और हसीना वाजिद की अब कोई हैसियत नहीं बची है वहां पे। दिनेश साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान का हालांकि नाम सामने आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का रुतबा भी ऐसे कम नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अब कभी भी किसी भी चीज को जल्दी स्वीकारता नहीं है। अब इसके अंदर तो मेरा ख्याल है जावेद ये हुसैन साहब जो हैं, ही विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। लेकिन यस, पाकिस्तान कभी भी अपनी गलतियों को या कभी भी किसी प्रकार की अपनी कमियों को कभी भी वो नहीं मानता है। उसने आज तक नहीं माना है कि भारत के अंदर जितना भी टेररिज्म हो रहा है, चाहे वो पहलगाम है, चाहे मुंबई का अटैक हो या बाकी और अटैक हुए हैं, वो तो फाइनली जब करताब की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो गई है तो उसके बाद जो है इसे वर्ल्ड के सामने कुछ थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई है। अदरवाइज तो पाकिस्तान तो कभी भी अपनी किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट को किसी दूसरे देश के अंदर करने को कभी भी वो तैयार नहीं होगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी अरविंद जी जो हैं वो जरा ज्यादा ध्यान से ज्यादा डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान के प्रति, मैं तो क्या कह सकता हूँ। और एक चीज और है अरविंद जी, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, जिस समय ये कोई डिस्कशन होता है तो उस समय बेहतर ये होता है कि आप एंकर को एड्रेस करें, रादर कि आप जो है डायरेक्टली 1 to 1 हो जाते हैं, तो वो बेचारी एंकर का तो कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। अरविंद साहब आपके पास ही होंगे, जवाब दीजिएगा। देखिए, क्योंकि कर्नल साहब ने कहा है, देखिए हम चर्चा में शामिल हुए हैं, ये एक तरफा स्पीच नहीं है, इसलिए केवल एंकर को एड्रेस नहीं किया जा सकता है। अभी जावेद साहब का भी नंबर आएगा, और आप देखिए कर्नल साहब जितने सीधे साधे हैं, जावेद साहब उतने ही चालाक और चतुर हैं। ठीक है, उन्होंने देखिए कैसा मजेदार तरीके से कह दिया कि देखिए आप शेख हसीना को हवाले क्यों नहीं कर देते हैं। इस कंगारू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, अगर बांग्लादेश के हवाले करते तो आपको लगता है कि वे जिंदा बचेगी। एक जो लीगेसी है, जो जिसके कारण बांग्लादेश आजाद हुआ था, है ना, और उसको हम खत्म करते, भारत और उसकी दोस्ती को हम खत्म करते, वो एक प्रतीक है, और उन्हीं प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कंगारू कोर्ट है, या जो कि कट्टरपंथियों के दबाव में जो काम कर रहे हैं। हमारा जो चैनल इतने महीनों से जो चीज बोलता रहा है, शेख हसीना ने वही चीज बोली है कि वो कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बांग्लादेश की यह हालत होते वो नहीं दे सकते, तमाम वही बयान है जो कि हम इस चैनल पे काफी महीनों से करते आ रहे हैं। तो ऐसे में वो सुरक्षित नहीं है जावेद साहब कि हम उनको वहां भेज दें। ये बांग्लादेश के हित में ही हम काम कर रहे हैं। अच्छा अरविंद जी, एक बात बताइएगा, क्या वाकई बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के राह पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी फिलहाल तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान की राह पे चल रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी हम वहां भी देखते हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। हाँ देख तो रहे हैं, पर एक तरह मुझे एक खास बात ध्यान रखनी होगी कि अगर 1.5 साल पहले अगर आपसे यही चर्चा करने के लिए कहा जाया होता कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हवाले है, तो हम में से शायद कोई नहीं बोलता। बिल्कुल। तो 1 साल में, क्योंकि जब नई नई चीजें होती है, जब पूरा इम्पैक्ट एक बड़ी जनता पे होता है, तो इतने जल्दी निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि सरकार बदल जाए और बांग्लादेश की जनता, जिसको हम कट्टरपंथी कह रहे हैं, वो वापस एक तरीके से हमें सेकुलर नजर आए। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि उसका वह हाल नहीं होगा जो कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया कट्टरपंथी बनकर। आज भी वहां पे गुर्बत, या जो जब कट्टरपंथ वही पैदा होता है ना, जब आप मसलों को वहां से मतलब हटा के बिना वजह उनको पूरी जनता को बिजी कर देना चाहते हैं फालतू की चीजों में। अफगानिस्तान में कट्टरपंथ आया, क्या हासिल कर दिया। तो यही तमाम चीजें हैं। तो ये है। दूसरी बात ये कि साउथ एशिया का एक वो बना था, और जो संगठन बना था सार्क, उसको सबसे ज्यादा किसने डिस्टर्ब किया? पाकिस्तान ने डिस्टर्ब किया।
और अब वो चीन के साथ, लेकिन वो मानेंगे इस नहीं पूरी- ना, पाकिस्तान मानेंगे नहीं, जावेद साहब खुद नहीं मानेंगे। जावेद साहब ज्यादा चतुर है कर्नल साहब के मुकाबले, और क्योंकि इससे तो ये संदेश जा रहा है जैसे भारत की इतने त्याग, इतने सोल्जर्स हमने वहां पे वहां पे हमारे मारे गए बांग्लादेश को आजादी दिलाने के बाद, और इतनी मतलब त्याग करने के बाद अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना है तो इसको क्या कहना चाहिए? हमारी डिप्लोमेटिक फेल्योर ही कहना चाहिए। इसका मतलब आपके नहीं कर पाए, आप विदेशी ताकतों के लिए आपने एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे दिया तस्तरी में सजा के कि आइए और यहाँ दखल अंदाजी करिए, ये जानते हुए कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का रिश्ता बांग्लादेश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। जाहिर साहब ठीक कह रहे हैं, समुद्र की दूरी इतनी ज्यादा है कि आर्थिक रूप से वो फायदेमंद नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट करे बिना किसी विदेशी दखल के। यह तो साफ साफ नजर आ रहा है ना। कर्नल साहब को ये बात बतानी चाहिए कि बांग्लादेश का हित किसमें है, उसका फायदा किसमें है, पर यह सब नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ मुझे लगता है कि हमें जावेद साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं अरविंद जी की काफी बातों से एग्री भी करता हूँ इस बात में, और एक बात समझने की जरूरत है। देखिए, हसीना वाजिद बांग्लादेश आए ना आए उनकी मर्जी है। ऑब्वियसली वो इंडिया में, इंडिया उनके लिए सेफ जगह, इट्स ओके। लेकिन सवाल ये है कि इससे वो अवामी लीग को किस मझधार में छोड़ के जा रही है आने वाले इलेक्शन में। अब इलेक्शन बिल्कुल सर पे, तो अवामी लीग का क्या होगा इस इलेक्शन में? मैं तो नहीं देख रहा कि अवामी लीग कुछ ऐसा हट के कर पाएगी, या क्योंकि सिंपथी फैक्टर उनके लिए पूरे बांग्लादेश में है, इससे उनको कोई वोट मिल जाएगा। कम से कम इस इलेक्शन में मुझे अवामी लीग तो दिखाई दे नहीं रही है। दूसरी बात, आप ये भी देखिए कि हर फरीक जो है ना वो एक नाम लेता है, यूनुस साहब। भाई ही इज 83-84 ईयर्स ओल्ड, और यूनुस साहब को अपनी ताकत से नहीं बैठे वहां पे। सबको पता है ना, एक ओपन सीक्रेट है, उनके पीछे बांग्लादेश एस्टेब्लिशमेंट है। अब आप उसको उनकी आर्मी कह लें, उनकी अफसरशाही कह लें, वो आपकी मर्जी, मगर हकीकत तो यही है। और हसीना वाजिद भी बड़ी चालाकी के साथ हर चीज का ठेकरा जो है वो यूनुस साहब के नाम पे इस तरह से फोड़ दिया। लेकिन उनको पता है कि बांग्लादेश की आर्मी भी उनको नहीं चाहती है कि वो दोबारा से बांग्लादेश में। तो खुल के नाम लेना कि बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल हो चुकी है हसीना वाजिद, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट असल फैसले कर रही है। यूनुस साहब के पास तो 2 माह बचे हैं मुश्किल से, इसके बाद वो बिल्कुल आपको सामने दिखाई भी नहीं देंगे। जो भी नई हुकूमत आएगी, चाहे जमात इस्लामी है, BNP है, या कोई और इस तरह से मतलब है, तो वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे एक हंक पार्लियामेंट जो है वो शायद यहाँ पे आपको देखने में मिले। और एक और बात देखिए, अरविंद जी ने सही कहा कि 1971 में इंडियन आर्मी ने वहां पे हमला किया। फिर आपको पता है कि वहां पे डिबाकल हो गया, ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया। ये बिल्कुल हिस्ट्री की बातें, इसको हम निगेट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सही है, मैं आज भी अपने उसी दावे पे कायम हूं कि अगर इंडिया ने, दिल्ली ने बांग्लादेश को अवामी लीग की ऐनक के बजाय BNP या और जो वहां पे फैक्टर्स हैं उनके साथ भी ताल्लुकात बनाए होते, तो आज जो है इंडिया की वहां पे ये वाली सूरत ना होती। और ये बात सोचने के लायक ऑब्वियसली कि भाई दिसंबर 16 1971 को जनरल अरोड़ा का इस्तकबाल किया जाता है, पूरी बांग्लादेश अवाम मुक्तिबाजी उनके पीछे होती है। लेकिन आज अब देखें, आज उसका क्या, आज बिल्कुल वही मुल्क है, वही महीना भी वही है, दिसंबर 2025 है। लेकिन इंडिया के लिए जो फजा है वो नहीं है जो उस वक्त हुआ करती थी। तो आई थिंक अवामी लीग के टोकरे में आपने अंडे रख दिए सारे, ये सबके साथ ही आपको ना इस तरह से इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अरविंद जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस मामले में जावेद साहब ठीक कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ कि वहां पे अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं हमारे इतने सेक्रीफाइस के बावजूद, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को लेकर जो हमारी नीति है उसको वापस सोचा जाना चाहिए। और यह भी देखा जाना चाहिए कि अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से एक बहुत जावेद साहब ने एक जो बात कही है कि आप सारा यूनिस को जिम्मेदार बता रहे हैं, इसका उल्टा हो रहा है जावेद साहब, कि वो हर चीज के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब तो वो सत्ता में भी नहीं है, पर लगातार आज भी जो प्रदर्शन हो रहा है, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब कुछ कर रही है। भारत को, क्योंकि पूरा उसका रीजन डिस्टर्ब हो रहा है, भारत के हित लगे हुए हैं, विदेशी ताकतें इस रीजन में आ रही है, इसलिए उसको ज्यादा एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही वक्त बिल्कुल यही यूनुस है जिनको वहां पर हालात को सुधारना चाहिए और फ्रंट लाइन पर आकर खेलना चाहिए, लेकिन वो हादी के जनाजे में भी शामिल होते तो सवाल तो उठेंगे ही। कर्नल साहब कुछ कहना? हाँ कर्नल साहब आऊंगी आपके पास ही। देखिए मैडम, ऐसा है हाँ कि जावेद साहब ने चंद एक वाक्य बोले
यूनुस साहब के बारे में 83 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्हें सेलेक्ट किया गया है वगैरह वगैरह। अरे देखिए साहब, ऐसा है कि चाहे आप इलेक्टेड हैं या सेलेक्टेड हैं, जब आप एब्सोल्यूट पावर के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको एक प्रकार का 3 मैंडेट दिए गए थे। पहला मैंडेट था कि आपने देश के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को ठीक करना है और समय के ऊपर इलेक्शन कराने हैं। इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर तो उन्होंने काम किया, बहुत धीरे से किया या अनदेखा किया, बनस्पत इसके कि जो उनको मैंडेट नहीं थी वो फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। कभी चाइना में जा रहे हैं, वहां पे 16 जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, कभी टर्की में जा रहे हैं, कभी इजिप्ट में जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वो गले मिल रहे हैं। आपके शासन काल के अंदर, आपके देश के अंदर जो है निहत्थे हिंदुओं की हत्या होती है, आप कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। वहां पे औरतों का रेप होता, उनके साथ सब प्रकार की दुर्गति होती है, आप शांत रहते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट जावेद हुसैन की कि दिसंबर 1971 में भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो मैं इनको याद दिला देता हूं, 3 दिसंबर को हमला आपकी तरफ से, एयर स्ट्राइक आपकी तरफ से हुई थी। उसके बाद हमने रिटेलिएशन की थी और जिसका नतीजा जो है बांग्लादेश बना। हमारी कोई इच्छा नहीं थी, मैं बिल्कुल सावधानी पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम आपके ईस्ट पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी करें। लेकिन हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहे थे, इतने मिलियंस ऑफ लोग बाग जो हमारे यहाँ आ रहे थे, हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है असर पड़ रहा था, जिस वजह से हमें इस प्रकार के एक्शन लेने पड़े थे। अब बात आ जाती है, कहते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो है ट्रेनिंग कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको सिखा रही है। बड़ा मतलब एक सैनिक हूँ, एक कर्नल हूँ, तो थोड़ा सा मुझे हंसी आती है कि जो सेना 4 युद्ध हार चुकी है, जो सेना अपने देश के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एपी के अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मैदान छोड़कर भाग रही है, पूरी की पूरी ट्रेन जो है जावर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया जाता है, वो बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। चलिए मान लेते हैं। और हमें जो है भारत को जो है हमारे इंटरेस्ट है, अगर हमने जो है एक सरकार के ऊपर, ये मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना कि हमारी डिप्लोमेसी ने जो किया है, जो कर रहे हैं, जो मैं एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी डिप्लोमेट्स को जो है उनकी मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर है, चाहे मेरे दोस्त मेरे अरविंद सिंह हैं, मैं हूँ, हमारे देश के अंदर कम से कम इतनी खूबसूरती है हमारे संविधान की कि आर्टिकल 19 के मुताबिक हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि जावेद हुसैन साहब के पास है नहीं है। अब ये बात करें शेख हसीना को वापस बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग का क्या होगा? अरे भाई साहब, आप भी तो वहां देख लीजिए, जो आपके वो इमरान खान को आपने अंदर बंद कर रखा है, तो उसकी पार्टी का क्या होगा? यही तो पाकिस्तान की खासियत है, अपने मुल्क में ना झांक कर वो दूसरे मुल्क में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। आऊंगी मैं आप तीनों के पास, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से नेपाल में गुस्सा देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया जा रहा है। नेपाल में मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया है। तो जगह जगह पर लगातार गुस्सा, आगजनी, विरोध का इजहार किया जा रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है, और उसको लेकर नाराजगी जो है वो लोगों में साफ तौर पर झलक रही है। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, जहां देश भर में गुस्सा है तो वहीं नेपाल से तमाम वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले से नेपाल की जनता सड़कों पर है। और ये तस्वीर नेपाल से,
जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध लगातार किया जा रहा है। हाथों में तख्त या बैनर पोस्टर्स लेकर विरोध का इजहार हो रहा है और नेपाल में मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और अमूमन कई अब तक देशों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी है। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको शांति कायम करने की लगातार मांग उठाई जा रही है और इसी बीच जो है ये तमाम तस्वीरें नेपाल से। सीधा चर्चा की तरफ बढ़ते हुए मैं जावेद साहब आपके पास ही आऊंगी। काफी मुस्कुरा रहे थे आप, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैंने कर्नल साहब की बात सुनी है, तो 2-3 पॉइंट जो उन्होंने कहा उसी का जवाब। पहली बात तो ये कि जी, एक आपने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ऑब्वियसली उसको हम भी बिल्कुल कंडेम करते हैं। और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, बांग्लादेश में या किसी भी मुल्क में जो ऐसे लोग जो कि माइनॉरिटी होते हैं उनके साथ कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही नहीं है, उस पर ढाका को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा देखें ना, अब यही तो बात है, हिस्ट्री में आप जाएंगे तो फिर हिस्ट्री की मुकम्मल बात करें। आप कहते हैं हमारा तो इरादा नहीं था 1971 में जाने का। सर हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है और इंडिया से ही हमें पता चलता है, इंडिया की डॉक्यूमेंट्री से, इंडिया की किताबों से, कि इंदिरा जी ने कहा कि मैं जंग चाहती हूँ। मानिक शाह ने कहा मैडम अभी नहीं, मुझे 6 माह दें, एंड ही टुक 6 months। और आप कह रहे हैं कि हम तो जनाब हमें तो पता नहीं था, हम तो हमला भी नहीं करते। सर जाने दें, मानिक शाह साहब को 6 months मिले, वो काबिल फील्ड मार्शल थे, हम तो उनकी भी इज्जत करते हैं, बिकॉज हर सोल्जर की इज्जत होती है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। तो उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ, बाकायदा ताकि कोई मसला ना बने, एक फ्लॉलेस किस्म का आपने ऑपरेशन किया है। तो इसको ऐसे इतना सादगी से मत ले कि हमारा तो इरादा नहीं था। दूसरी बात ये सर कि आप ठीक है, आप अगर इस मुगालते में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज का तो शायद वो स्टैंडर्ड नहीं है कि वो किसी को ट्रेनिंग दे, बांग्लादेश को किसी और को, तो आप अपने मुगालते में रहें। इससे पाकिस्तान की फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी फौज की जितनी सराहना आलमी सतह पर इस साल हुई है, मेरे ख्याल में वो काफी है। और हम तो अपने सोर्सेज भी यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहते कि हमने ये किया, हमने वो किया। दुनिया ट्रंप साहब के अपने 30-40 स्टेटमेंट्स हैं मतलब उसके ऊपर, तो उस बात को जाने दें। और हम चाहते हैं आप मुगालते में ही पड़े रहे कि हम किसी काबिल नहीं है, ये हमारे फायदे में ज्यादा जाता है। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे बारे में ना एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे। एक बात तो ये है। नहीं सर, बिल्कुल गिनवाना चाहिए कि पाकिस्तान क्या करता है, ताकि देश को भी तो पता चले कि पाकिस्तान में कितना ताकत है। जी बिल्कुल, मैं तो इस बात में कहता हूं कि आप हमारी ताकत के बारे में गलत अंदाजे लगाते रहे, हमें सूट करता है। और आखिरी बात, आपने कहा कि इज़हार राय की आजादी, ठीक है जी, इंडिया में आजादी, राय की आजादी होगी, आप जमहूरियत रहें, वो बात बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि मेरे कुछ फेवरेट सहाफी हैं, रविश कुमार हैं, शेखर गुप्ता हैं, ठीक है, वो बेचारे, उनको किसी चैनल में जॉब नहीं मिलती, हालांकि हमने उनसे जर्नलिज्म सीखा है उनके शोज देख के। तो आज़ादी राय दही की तो ये बात है। और रही बात पाकिस्तान की आज़ादी की, तो साहब मैं कई इंडियन शोज में जाता हूँ और मैं इंडियंस का शुक्रगुजार भी हूँ कि उस तरह से इन्वाइट करते हैं, उनका दिल बड़ा है। लेकिन बात यह कि मुझे कहीं से फोन नहीं आता कि आज आपने किसी इंडियन शो में ये बात करनी है या आपने ये बात की क्यों नहीं। मैं आपको साफ दिल से बता रहा हूँ। तो कई चीजें सर जो पाकिस्तान के बारे में एक मिस कॉन्सेप्शन है, तो आई थिंक जब भी कोई इंडियन पाकिस्तान आता है ना, तो उसको जहाँ मोहब्बतें मिलती हैं तो उसका बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। तो मैं भी कहूंगा कि आपको भी कभी इस तरह मौका मिले पाकिस्तान आने का, तो आपका भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा सर। अरविंद जी आपके पास ही आऊंगी। जी बिल्कुल तरन्नुम जी, 2 चीजें हैं। कर्नल साहब हर बार एक नई सोच मुझे देते हैं। 72 की बात अब पूरी जनरेशन बीत चुकी है और क्योंकि जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो मेरे शहर से ही थे, तो बहुत तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीक्रेट हैं और वो रहनी ही चाहिए। अगर और फिर हम इस चर्चा में उनका उल्लेख भी नहीं करेंगे, उसके लिए जब आपका चैनल कोई अलग से इंटरव्यू लेगा कोई 1 घंटे का, तब हम फुर्सत से बात करेंगे उस बारे में। तो बहुत सारी चीजें सही है कर्नल साहब की और जावेद साहब की, पर अब देखते हैं, अब इतिहास लिखा जाएगा तो उनमें तमाम बातों का जिक्र होगा। तो यह चीज है, क्योंकि बात बांग्लादेश की है तो हम उसी की तरफ लौटते हैं। भारत को अभी बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए जो पुरजोर कोशिश होती है वो हमें करनी चाहिए। यही भारत के हित में है, यही बांग्लादेश के हित में है। और मैं जावेद साहब को बता दूं कि आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं रमेश जी, तो मेरे भी परिचित व्यक्ति हैं और वाकई ये है कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने अपनी जान की कीमत देकर पाकिस्तान में वो कायम की है, खासकर सरकार के खिलाफ बोलने की। तो हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई है। जी
तरन्नुम दिनेश जी। बिल्कुल दिनेश साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। तमाम सिचुएशन को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या ये संकट चीन बनाम भारत की नई जंग का मैदान बनने जा रहा है? ये तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से मैदान बन रहा है या मैदान बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बट नेचुरल है। इंटरनेशनल रिलेशन में या जियो पॉलिटिक्स में हर कंट्री जो है अपने रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। सर थोड़ा ताकि तफसील से बताइएगा कि किस तरीके से इन तमाम मुल्क जो हैं उनका दखल है इसमें। सॉरी, क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराइए प्लीज। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और बांग्लादेश में, और कई ऐसे पार्टीज हैं, अब थर्ड पार्टीज का इसमें नाम सामने आ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, आने वाले समय में क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है? संकट के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास अगर आप इतिहास को खोलकर देखें, आजादी के बाद भी देखें, तो हमने हर किस्म के संकट में से जो है हमने अवसर तलाशे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी घटना हो। और ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अपने भारत की देश की शक्ति के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है कि हो सकता है इसमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सूनर और लेटर जो है हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ जो आपने थोड़ा सा मेंशन किया था कि चाइना और पाकिस्तान या बाहरी ताकतें अमेरिका की। देखिए, अगर आप सरसरी नजर से देखते हैं तो अमेरिका का भी अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सेंट मार्टिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो आइलैंड है बांग्लादेश का वो लेना चाहते थे ताकि वो वहां पे अपना नवल बेस बना के जो है चाइना के ऊपर कंटेन कर सके या अपनी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ा सके। अब चाइना का जो रोल है बांग्लादेश के साथ, वो ज्यादा संबंध बढ़ाकर उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करके वो एक प्रकार से भारत के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को जो है वो कम करना चाहता है। एक फाइनल चीज चाइना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, कि अगर आप वर्ल्ड बॉडी से, चाहे वो IMF है या बाकी जो वर्ल्ड बॉडीज हैं, अगर आपने उनसे किसी प्रकार का लोन लेना है तो वो लोग आपके देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और उनके यार्डस्टिक अलग से हैं। लेकिन जो चाइना है वो आता अपने डीप पॉकेट्स के साथ, उसे कुछ लेना देना नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दिनेश साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं आऊंगी आपके पास जी। वो देता है और वो छोटे छोटे देशों को स्टार्टिंग के अंदर निवेश करके धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। जैसे कि इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत देख लीजिए, उन्होंने क्या किया था, और आप देख लीजिए पाकिस्तान का भी क्या हालत है, किस प्रकार से चीन उसके ऊपर पूरा हावी हो रखा है। अभी जो उनका CPEC का जो प्रोग्रेस है वो भी रोक दी गई है। किस तरह से कराची के अंदर चाइनीज आर्मी ने जो है अपना बेस बना लिया हुआ है। तो ये मैं पाकिस्तान को, ये जावेद साहब बुरा ना माने कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं आपको चाइना की जो है सोच बताता हूँ कि वो छोटे छोटे और डिस्टर्ब कंट्रीज के अंदर वो घुस जाते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब आप पैसा नहीं वापस कर पाते हैं तो वो आपकी जमीन को हथिया लेते हैं। श्रीलंका में देख लीजिए हरमन टोटा जो जो उनका पोर्ट है। तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस करेगा, पर उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसने इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, अपनी उसकी विस्तारवादी की नीति है, और भारत को अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए काउंटर कदम उठाने पड़ेंगे। जी मैडम। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है चौतरफा घिरा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान से घिरा हो, हर जगह से अब पाकिस्तान की जो है अब लंका लगी हुई हम ये कह सकते हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें भी पाकिस्तान का ही नाम आ रहा है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बात ये कि पाकिस्तान का आर्मी क्लाउड जो है ना उसमें इजाफा हुआ है, हमारी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में इजाफा हुआ है, ये सारी दुनिया ने देखा है। बाकी ये बात सही है, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि BLA
टीटीपी जो कुछ हमारे मुल्क में कर रही है वो एक लंबी वॉर है। ये कोई, मैं आपसे ये कहूँगा आज के ये 6 माह में खत्म हो जाएगी, 4 महीने में खत्म हो जाएगी, ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम सबको पता है इसके डांडे अफगानिस्तान से मिलते हैं और अफगानियों को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं लग रही। अपने मुल्क के बारे में तो वो केयरलेस हैं ही, लेकिन उनको नहीं पता जो आग वो यहाँ पे इस तरह लेके आ रहे हैं ये इन द एंड उन्हीं को जला देगी। तो इस बात से मुझे इनकार नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे हालात सख्त हैं जरूर, लेकिन हमारी कौम, हम अपनी फौज के साथ हैं और जितना भी वक्त लेकिन लगे, जावेद साहब साल आप लगे। समझिए ना, क्योंकि पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था जीडीपी क्या है वो किसी से छुपा भी नहीं है। अब जो हालात वहाँ पर बने हुए वो भी किसी से नहीं छुपे हैं, और इस तरीके से अगर इंटरनेशनल मंच पर वापस से जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भी अगर आप लोग का नाम आ जाए तो कहीं ना कहीं थूथू तो पाकिस्तान की है ही। बांग्लादेश के ये जो क्राइसिस है इसमें हमारा क्या चल रहा है? हमारा तो कुछ नहीं चल रहा। अब अगर आप इसी बात को करेंगे कि आईएसआई वहां पे गई है, आईएसआई मुख्तलिफ जगह पे विजिट कर रही है, जो हमने इंडियन मीडिया से सुना है। देखें, आप किसी मुल्क से ताल्लुकात अपने दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, वो आप इंडियन मीडिया नहीं है ना जनाब। शेख हसीना जो कह रही है वो इंडियन मीडिया नहीं है, समझिए इस बात को भी नहीं आप। नहीं, लेकिन हाँ। अक्सर इंडियन मीडिया पर भी मैंने सुना है, इसलिए मैंने कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सारे इंडियन जो एनालिस्ट उनके साथ बैठा हूं, इसलिए मैंने उनको भी सुना। मैं सिर्फ वो है बेस मेरी उस, तो मैं ये कहूंगा कि देखें, जब आपकी किसी मुल्क से जो ताल्लुकात होते हैं वो रिफ्रेश होते हैं, दोबारा से रिस्ट्रक्चर होते हैं, हर फील्ड में ताउन होता है और हमारा ताउन बंगला अवाम के साथ है। यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई है और ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। आखिरी बात करूंगा, इसमें चाइना का जिक्र भी कर्नल साहब ने किया। सर बात पता है क्या, जावेद साहब, क्योंकि जिस ताउन की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अब दखल देने की जरूरत है सरकार को भी, पाक सरकार को भी? मैम क्या दखल दे रहे हैं? अगर हमारा चावल वहां जा रहा है, हमारे शिपमेंट्स चिटागांग में जा रहे हैं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ हमारी कंट्री में आ रहे हैं, हमारे जो वाइस पीएम है वो इस तरह बांग्लादेश जा रहे हैं, इसको दखल देना तो नहीं कहते, ताल्लुकात की बेहतरी कहते हैं, और हम वही कह रहे हैं। और आप देख लें, आज आप देख सकती हैं पूरे बांग्लादेश में अगर एक आजाद सर्वे करवाया जाए तो पाकिस्तान के बारे में किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी मौजूद ही नहीं है। तो ये आपके सामने है, और ये सिर्फ आईएसआई के प्रचार से नहीं हो सकता। माजरत के साथ कोई एजेंसी इतनी ताकत नहीं रखती कि वो पूरे मुल्क की और उनकी यूथ की सोच को ही इस तरह से बदल दे। तो ये चीज है इसमें। और एक बात मैं एक इसमें आखिरी बात, देखें अब आलमी सिनेरियो चेंज हो रहा है। रूस, चीन आरआईसी के बारे में सोच रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना के एक अलायंस बनाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, ताउन करें, जंग हल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इंडिया को समझना चाहिए। रूस इसमें एक हो चुका है, इंडिया इस बात को बखूबी समझता है कि जंग किसी भी मामले का हल नहीं है। आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, वक्त की बेहद कमी है। आप दिनेश साहब, परवीन साहब और जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, श्रुति दासगुप्ता, विदेश मामलों की जानकार। बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका। इसी बीच रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले तो संजय साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, भारत को सतर्क रहना चाहिए या फिर सक्रिय होकर दखल देना चाहिए बांग्लादेश के मामले में? दोनों चीज़ें, हमें सतर्क भी रहना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर नहीं पड़े। देखिए, बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया और ताज्जुब की बात यह है कि आज ये स्थिति बन गई है कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे रेडिकलाइज सोच हैं कि वो हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसको हमसे अलग करने की बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली शेख हसीना के जाने के बाद, जब उनका तख्ता पलट किया गया था और उनको हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी है। उससे पहले उन्होंने ये जो रेडिकलाइज्ड जितने जिहादिस्ट माइंडेड वहाँ पे मुस्लिम थे उनको काफ़ी कंट्रोल में किया हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत से लोगों को जेल में भी डाला और भी काफ़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की। तो जब ये शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, जो ये यंगस्टर थे, जो स्टूडेंट लीडर हादी, जिनकी मौत हुई है, जिसके बाद और ज़्यादा ये वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो हैं उजागर हो गए हैं। तो शेख हसीना के जाने के बाद बिल्कुल ही हमने देखा, पिछले 1 साल में देखा है कि क्या बांग्लादेश में सिचुएशन हुई है। मतलब कोई वहाँ पे बोलने के लिए एक वो रखा हुआ है उनके वहाँ पे, मैं बोलूँगा काउंसलर, एडवाइज़र, मैं तो उनको और कोई वहाँ की स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, जो नोबेल लॉरेट भी हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं,
पर उसके बाद उनके भी दिमाग में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जो है संपर्क अपना बनाना शुरू किया है। पाकिस्तानी नहीं, चाइना के भी वहाँ पे मिलिट्री के नुमाइंदे आए हुए हैं, तुर्की के भी आए हुए हैं, और साथ ही साथ अमेरिका ने भी वहाँ पे अब अपना बेस बनाने के लिए जो है वो पेशकश कर रहे हैं। ये सब देखते हुए महसूस हो रहा है कि ये जितने देश हैं वो भारत के खिलाफ, क्योंकि देखिए हमारा एक उभरती हुई हम शक्ति हैं, बिल्कुल। और फोर्थ बेस्ट इकोनॉमी जो है हमारी विश्व में, अब हम उस स्तर पे आए हैं और जल्दी ये आगे भी बढ़ेंगे। ये सब ना चाइना को पसंद आ रहा है और ना ही अमेरिका को पसंद आ रहा है, तो उन्होंने अपना वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से फैला दिए कि वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के जो है हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो डीप स्टेट के थ्रू जो है वहाँ पे करवा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी कॉन्टिग्यूस बाउंड्री जो है वो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ जो है काफ़ी हद तक लगती है, और वहाँ से दखलंदाजी करना, इनके लिए घुसपैठ करना बहुत आसान हो जाएगा। जो आप यानी अभी ये तक कहना तो कोई बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भी चैलेंजेस काफी ज्यादा है। बहुत बहुत ज़्यादा हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो अब आईएसआई के बांग्लादेश में जाने का मतलब क्या है कि आईएसआई पाकिस्तान को ये महसूस हो गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में कोई गतिविधि करता हुआ पकड़ा गया, जैसे अब हमने देखा था दिल्ली ब्लास्ट, उसमें अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर उससे पहले पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें पाकिस्तानी थे, टेररिस्ट थे, और वो कंफर्म हुआ और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसलिए आईएसआई वहाँ जाके उनके जो रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट हैं, जो अभी तक हमने कोई कहीं पे भी हमने ये नहीं पाया कि बांग्लादेशी टेररिस्ट जो है उन्होंने आके इंडिया में कोई गतिविधि की हो या घुसपैठ की हो, पर अब वो बांग्लादेश के इन टेररिस्ट को हमारे देश में भेजेंगे, जिससे कि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं आएगा, पर ये पूरी कार्रवाई जो है पाकिस्तान उनके थ्रू करवाएगा। टर्की का भी जो है वो हमारे खिलाफ बहुत सोच है। टर्की ने भी वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया है। तो जैसे मैंने बोला, ये जो 4-5 देश वहाँ पे बांग्लादेश में अब घुस गए हैं, वो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एब्सोल्यूट अर्धसत्ता जो है वो उसको कायम किया जाए, हाँ। और कंटिन्यूस प्रेशर हमारे ऊपर बना के रखा जाए। ठीक है श्रुति जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि साउथ एशियन फ्लैश पॉइंट की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या वाकई इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं? कैसे नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अकेला अकेला बांग्लादेश इतना सादा शोर कैसे मचा लेगा? आईसिस के फ्लैग लगे, किसी ने शोर मचाया। वो आईसिस का फ्लैग जो हमने अभी जब ये मुजीबुर रहमान की जो बांग्लादेश उन्होंने दोबारा तीसरी बार जब जलाया, तब उसके ऊपर वहां पे आईसिस के फ्लैग्स फहराए जा रहे थे। वो आईसिस का फ्लैग जो है आपके बांग्लादेशी फ्लैग के ऊपर फहराया जा रहा था, तब उनमें से किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन एक गलत एंगल से ली हुई फोटोग्राफ जिसके अंदर सनातन धर्म का फ्लैग ऐसे दिखाया जा रहा है, जो बांग्लादेश के फ्लैग से ऊपर दिख रहा है, सिर्फ फोटोग्राफ में ना था नहीं, लेकिन उसके चलते आपने एक हिंदू मॉन्क को जेल में डाल दिया और उसको बेल भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये आप आईसिस तत्वों को आने दे रहे हैं, अपने हिसाब से करने दे रहे हैं। अभी मैं आपको रीसेंट बताती हूँ, स्टेट बैक्ड क्यों हम कह रहे हैं इसको। इसके अंदर स्टेट बैक्ड इसलिए क्योंकि स्टेट तो है नहीं वहाँ पे, इलीगल गवर्नमेंट है, यूनिट सरकार, वो इलेक्टेड नहीं है, वो बिठाई गई है। और वो बिठाएगी गवर्नमेंट किसको आगे बढ़ा रही है? इस्लामिस्ट रेंज को आगे बढ़ा रही है। उसके अंदर एक मुफ्ती है रहमानी, जो है अंसार अल इस्लाम करके, जो अलकायदा का एक फैक्शन माना जाता है, वो वहां खड़े होकर एंटी इंडिया स्पीचेस दे रहे हैं। तो अगर आईसिस के फ्लैग हैं, अलकायदा वहां है, तो ये तो अपने आप से पैदा तो नहीं हुए, ये तो लाकर बिठाए गए, इनको आगे बढ़ावा दिया गया है, इनको स्टेट प्रोटेक्शन मिल रही है, तभी ये लोग आगे आके बोल रहे हैं। नहीं तो इतने 15 साल में तो हमने नहीं देखा कि वहां पे अलकायदा का कोई फैक्शन खड़ा होकर बोल रहा है कि इंडिया को तोड़ देंगे हम लोग। यहाँ तो अब दिख रहा है ना। तो इसके अंदर हमें पता है कि ये एक बहुत ही सेल्फिश तरीके से बाकी एक्सटर्नल, यानी कि श्रुति जी, एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है और वहां पर वो एक्टिव है।
सिर्फ एक संगठन होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आप देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे आप अकेले होते जाते हैं सीढ़ी के ऊपर। पिरामिड पे के ऊपर पे जो खड़ा होता है वो अकेला एक ही इंसान खड़ा होता है, नीचे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया अपनी गति आगे बढ़ाए जा रहा है, उसको ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए, उसके आगे आने के रुकावट बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से, हो सकता है ब्रिगेडियर साहब मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत सोच रही हूँ इस पे तो, लेकिन मेरी सोच ये है कि आप बांग्लादेश को इंडिया का गाजा बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया को किसी तरह से मिलिट्री तरह से इंगेज किया जाए वहां पे, तो उसकी अर्थव्यवस्था जो ऐसे भाग्य घोड़ों की तरह भाग रही है वो पीछे आ जाए, वो उसकी एक प्रॉब्लम फैक्टर बन के रह जाए, पाकिस्तान का नाम साफ हो जाए, वो अपना वहां से जो भी करना है कश्मीर के नाम से करता रहे, इंडिया की फोर्स, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की इंटेलिजेंस यहाँ पे फोकस होके रह जाए। और इसके बाद हम पे इल्जाम भी लगा दिया जाएगा कि आपने बाहर की किसी एक देश के ऊपर अपनी फौज को लगा के, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जागरूक करके ऐसे किया हुआ है। तो इंडिया को एक प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमें बड़े सोचे समझे तरीके से बांग्लादेश में आगे बढ़ना है। हमने अपने आप मिलिट्री तरीके से आगे नहीं जाना है, हमने उनको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी देखनी है, लेकिन वहां पे जो यूनुस गवर्नमेंट और ये अलकायदा और आईसिस के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हमने सपोर्ट देना है बाहर की तरीके से, हमने उनको आगे आने देना है, हमने उनकी आवाज उठा के बतानी है दुनिया को कि बांग्लादेश में एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या जताया जा रहा है। संजय साहब, अब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या वाकई हिंदुस्तान को फंसाने की कोशिश हो रही है? आतंकवादी संगठन जो इस वक्त बांग्लादेश में अस्थिरता फैला रहे हैं, क्या उसका असर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी पड़ सकता है? इसको समझाइएगा विस्तार से। जी बिल्कुल पड़ रहा है। उससे पहले मैं, श्रुति जी ने जो कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। वहाँ पे कोई बाहर से आके ऐसे ही नहीं किसी देश में घुस के जो है गतिविधि करता है। उनको वहाँ का एब्सोल्यूट टैसिट सपोर्ट है, उनकी गवर्नमेंट का भी। और जो वहाँ पे, मैं देखिए, आम जनता हर जगह एक जैसे ही होती है, चाहे पाकिस्तान में हो। हम आम जनता में, अगर मैं अपने आप को मिलिट्री मैन नहीं समझूँ और जैसे श्रुति जी आप हैं, ये समझ के मैं चलूँ, तो हमारा कोई ऐसा फीलिंग नहीं है पाकिस्तान के आम लोगों की तरफ। कुछ मतलब हम समझते हो हमारे जैसे ही, वैसे ही बांग्लादेश की जो आम जनता है वो भी हमें अच्छा ही समझती हैं। पर क्योंकि वहाँ पे अब इस टाइप के संगठन इतना ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं कि वो एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आम जनता के दिमाग में भी कि हिंदुस्तान जो है वो अच्छा देश नहीं है, वो हमारे खिलाफ है। तो ये सब देखते हुए सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और आगे आने वाले समय में भी ख़राब होगी। क्योंकि मैं प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वहाँ पे आईएसआई बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, सीआईए भी सक्रिय हो गया। सीआईए का कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ बांग्लादेश में अपने आप को ले जाने का। वो इसलिए गया है सीआईए क्योंकि इंडिया को काउंटर करना है। चाइना भी वहाँ इसी वजह से गया हुआ। तो ये जितनी देश वहाँ पे घुसे पड़े हैं बांग्लादेश के अंदर, उनका बेसिक एम यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए और अंदरूनी जो टेररिस्ट संगठन थे, जो मॉड्यूल्स थे, वो शेख हसीना के टाइम पे सब दबा दिए गए थे या जेल में भेज दिया गया था। यहाँ तक भी बोला जाता है कि वहाँ पे असैसिनेशंस की गई थी। ऐसे वही तो संजय सर समझने की बात है कि अचानक से वो तमाम संगठन दब गए और अचानक से अब पॉपअप होकर उठ रहे हैं वो सब। जी देखिए, अब हिंदुस्तान में भी स्लीपर सेल्स बोले जाते हैं। बिल्कुल, ये मॉड्यूल्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं और ये तब तक सक्रिय नहीं करे जाते हैं जब तक इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चुपचाप अपना हर काम जैसे रोजाना हम करते हैं वैसे ही वो आम जनता के अंदर मिलके वो करते रहते हैं। पर जो उनका बेसिक एम होता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हमने कहीं टेररिस्ट स्ट्राइक करना है, कहीं हमने बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहीं पे कुछ किलिंग कर देनी है, इस टाइप के लिए वो उनको इसीलिए स्लीपर सेल बोला जाता है कि वो शांति से अपना बैठे रहते हैं। पर दिमाग में उनके यही चलता है कि हमने कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कैसे करना है। तो इसी तरह से बांग्लादेश में भी ये जितने इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थी जो दबाई गई थी, अब खुले में आ गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज्यादा होता है किसी भी देश में। जेन जी की हम बात करते हैं,
तो वो बांग्लादेश श्रीलंका में तख्ता पलट बिल्कुल, हमने नेपाल में हो भी गया, देखा इस क्या वजह से कुछ हाल हुआ। नेपाल हाँ। में हुआ है। तो इसी तरह बांग्लादेश में भी जो है ये जेन जी जो है ये सरकार के ऊपर भी भारी पड़ गया है और इनकी वजह से जो है ये जो जिहादी माइंड के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जैसे ये हादी का भी यही था, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट से, उसके एंटी शेख हसीना सेंटिमेंट से, और इसी वजह से ये सब अब उजागर होके जो है अब बिल्कुल सक्रिय होके ओपन में आ गए। खुले आम हमारा वो एक हिंदू भाई जिसको शरेआम जो है पीट के जला दिया जाता है। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीबीसी की रिपोर्ट में ये नहीं बोला गया कि उसको शरेआम जो है आग लगा दी गई थी। वो बीबीसी की रिपोर्ट ये बोलती है कि उसको पीट के जो है 2-4 लोगों ने मार दिया। पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि हम सबके पास वो न्यूज़ क्लिपिंग्स आई हुई है, जो वीडियो जो जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, कि उसके अंदर तो अल्लाह अकबर भी बोला जा रहा था और भी बहुत सी चीजें बोली जा रही थी। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, जो धार्मिक नारे लगाए गए और वहां की तस्वीरें अभी किसी से छुपी भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब करके जो है आम जनता को भी इस चीज में मुहिम में शामिल कर रहे हैं। तो हमारे लिए श्रुति ने बिल्कुल सही कहा कि हमें मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए और जरूरत भी नहीं है। हमारे अंदर इतनी हमारी क्षमता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कि वो अपने बॉर्डर में रह के जो है ये चीजें कंट्रोल में की जा सकती है। पर ज्यादा जरूरी अब ये हो गया है कि जो देखिए, एक तो इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो यहाँ बांग्लादेशी इलीगल आए हुए थे उनको हम वापस भेज रहे हैं। तो ये चीज भी बांग्लादेश के आम जनता को ये बताया जा रहा है कि देखो, हिंदुस्तान से उनको मार के पीट के जो है निकाला जा रहा है, जिन जबकि ऐसा कुछ रोहिंग्या। नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल शांति से वो अपने वापस देश भेजा जा रहा है, कोई कहीं पे मारकाट उनके साथ नहीं की जा रही है। पर वहां की आम जनता को ये जताया जा रहा है कि हिंदुस्तान देखो हमारे बांग्लादेशियों को जो है वहां पे मार पीट के जो है वापस भेज रहे हैं। तो यानी कि संजय जी, एक गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है वहां पर। एब्सोल्युटली। और वो पूरी साइकी पे देखिए, जब एक देश की साइकी पे इस तरह से चीजें चली जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समस्या का समाधान ढूंढने में। तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अभी तक सही कार्रवाई कर रही है, डिप्लोमेटिक चैनल पे चल रही है और आगे भी चलेगी। क्योंकि अब हम नहीं देखिए, हमारा एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, हम पीस लिविंग नेशन है, लविंग नेशन है। हम किसी से युद्ध नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली हम भी डेवलप हों और आसपास के देश जो हैं वो भी इकोनॉमिकली डेवलप हों, जिससे सबकी तरक्की हो। बिल्कुल, सही कहा आपने। हाँ। पर ऐसी स्थिति ये जो बाहर के देश हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो नहीं चाहते हैं। ठीक है श्रुति जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुक कभी भी खराब नहीं रहे हैं, हमेशा अच्छा रहा है, पड़ोसी मुल्क भी हैं और भाईचारा हमेशा कायम रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ऐसे में SAARC और बिम्स्टेक जैसे संगठन के लिए अब आने वाले समय में क्या रहने वाला है? क्या इस पर भी असर पड़ सकता है? नहीं पड़ने वाला है इस पे कोई असर, क्योंकि हमने अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री ताल्लुकात, मैंने आपके शायद पिछले डिस्कशन जो हमने लिया था उसमें भी यही कहा था कि हमने पिछले 1.5 साल में, जब से ये इलीगल यूनिस गवर्नमेंट आके वहां बैठी है, तब से भी हमने अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री ताल्लुकात उनसे तोड़े नहीं है। हमने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है मार्च में, हमारा ट्रेड इनफैक्ट उनके साथ बढ़ गया है। हमने ट्रेड बैरियर्स डाले हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, हमारे ट्रेड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, वेपनाइज ना किया जाए। हमने ट्रेड बैरियर्स डाले 42% उनके साथ। और हमने जो उनको एज अ फ्रेंडली नेशन, बिग ब्रदर नेशन जो हमने उनको दिया हुआ था कि ठीक है, हम आपके साथ काउंटर कंपेटिटिव मार्केट में नहीं घुसेंगे कि आप रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, आपकी जीविका उस पर चलती है, तो हम उसके साथ ज्यादा आपके अंदर कम्पीट नहीं करेंगे। हमने वो पॉलिसी अपनी हटा दी है। पर इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया है। वो वहां पे फ्लड हो जाते हैं तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तान में सुनने को आता है, वैसे अब बांग्लादेश भी वही भाषा बोलने लगे हैं। वहां बिजली चली गई, इंडिया ने बिजली काट दी। भाई तुमने बिजली का बिल भरा क्या? तो ये बात है जो वो नहीं समझना चाह रहे हैं। पर हम ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम नॉर्मल तरीके से उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते अभी तक पाकिस्तान लेवल पे आए हुए नहीं है कि जहां हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी वाला खेल नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी किसी का पोस्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि 1971 के वॉर के बाद हम इंडिया की जनता 5 पैसे एक्स्ट्रा दिया करती थी अपने स्टैंप ड्यूटी के, स्टैंप लगाते थे ना हम अपनी चिट्ठियों पे, उस पर 5 पैसे एक्स्ट्रा दिया करते थे। और फिल्म के टिकट्स के ऊपर 25 पैसे एक्स्ट्रा दिया करती थी इंडिया की
जनता, और वो पैसा बांग्ला फंड करके निकाला जाता था और वो पैसा इकट्ठा करके बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए इंडिया की तरफ से गिफ्ट था। तो अगर ये बोला जाए कि इंडिया ने क्या ही किया, तो इंडिया ने सिर्फ आज़ादी नहीं दी, खून नहीं बहाया, उसने पैसा भी दिया है। इस तरह से जनता ने पैसा इकट्ठा करके दिया है बांग्लादेश को अपने पैर पे खड़े होने के लिए। उसके बाद अगर आप पलट के बोलेंगे कि एंटी इंडिया रखो, तो बहुत ही बुरी बात है। अब हदी पे आते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक हदी की डेथ को एक बहुत बड़ा हवा बना दिया है। हुआ क्या है? पॉलिटिकल असैसिनेशन है। किसने करी है? मेरे हिसाब से, जितना मेरे पास जो खबर आती है और जितना मैं उसको समझ पाती हूँ, उसी के जानकारी में किसी ने पावर स्ट्रगल के अंदर उसकी मृत्यु कराई। क्यों मृत्यु कराई गई? क्योंकि वो एक हार्ड लाइन राइट विंग, उनका राइट विंग इज बेसिकली इस्लामिस्ट, तो इस्लामिस्ट सोच रखने वाला बंदा था जिसको पॉलिटिकल पब्लिक सपोर्ट बहुत था। तो उसका सपोर्ट को तोड़ने के लिए उसकी असैसिनेशन करवाई गई। इसके ऊपर खुद वहां की जनता यूनुस पे ज्यादा शक करती है, क्योंकि इसका फायदा भी सिर्फ यूनुस और उसकी सपोर्टेड जो एनसीपी करके उनकी पार्टी है उसको मिल रहा है, क्योंकि वही शोर मचा रहे हैं उसकी डेथ को लेकर। उसके खुद के इनकलाब मंच जो है वो तो इतना बड़ा मंच नहीं है, वो शायद 1 या 2 पे ही कंटेस्ट करने वाला था सीट्स, लेकिन उसकी मृत्यु का फायदा वो उठा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल असैसिनेशन। श्रुति जी, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर भी कोई असर नहीं होगा, इसको लेकर भी कोई चुनौती नहीं है? इस वक्त तो नहीं है। इस वक्त तो हमें नेबरहुड फर्स्ट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेबरहुड को अगर हम स्टेबल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है ना। अगर हम 3 तरफ से, ऑलरेडी हम 2 तरफ से घिरे हुए, तीसरी तरफ और घुरना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से एटलीस्ट पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं करने वाले। हम मिलिटरीली अपने आप को सतर्क रखेंगे। हमारी एजेंसीज और हमारी सैटेलाइट्स और हमारे नेवी जो है वो सख्त नजर रखेगी कि वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। इसीलिए हमें अभी तक पता है कि वहाँ पे चाइना ने पोर्ट खोल लिया, इसलिए हमें पता है कि वहाँ पे वो बनाना चाह रहे थे रोंगपुर के पास में, आई एम सॉरी मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, पर वहाँ पे वो चाइना वो बनाना चाह रही थी, अपना एक एयरपोर्ट बनाना चाह रही थी, पर वो उन्होंने स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि वो इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ एयरपोर्ट होगा 4-3 तरफ से इंडिया की फोर्सेस के बिल्कुल फायर पावर रेंज के अंदर, इसलिए उन्होंने वो इस वक्त आइडिया इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसीलिए हमें पता है कि वहाँ पे आपके CIA के एजेंट का मृत्यु हुई थी, और वो सिर्फ एक नहीं था, ऐसा 17 लोग और हैं जिनकी वहाँ पे मृत्यु हुई है, और जिसकी वजह से वहाँ से CIA जो है उठ के भाग खड़ी हुई है। अब वो रिमोट फैक्शन में ISI के थ्रू वहाँ से बांग्लादेश में काम करेगी। अलकायदा, प्लीज माइंड यू, CIA का ही उपज किया हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो यूज करती है नेशंस को कंट्रोल करने के लिए। अगर वहां अलकायदा के लोग आके खड़े होके बोल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि पीछे USA का हाथ है। और USA किसके पीछे खड़ा है? अब तक हमें से किसी को शक नहीं है, पाकिस्तान के पीछे वो बड़े प्यार से खड़ा है। तो पाकिस्तान नाफेस है, यूनुस माउथपीस है, और एक्चुअल आवाज जो उठ रही है वो है USA की तरफ से। संजय साहब, आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान है, पर्दे के पीछे अमेरिका है, पर्दे के पीछे चीन है, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन क्या इसका असर जो है अब हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट भारत पर भी देखा जा सकता है? क्या वहाँ की सुरक्षा के लिए भी खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो है एटलीस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट कोई नहीं था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पर जब से इंडिया ने इकोनॉमिकली एडवांसमेंट करनी शुरू की है, दूसरा हम अमेरिका की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है या आइडियोलॉजी है उसको हम उसमें 100% विश्वास नहीं करते, और इसी वजह से कई बार जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उनकी कई तरह की पेशकश जो है उसको नाकार दिया, बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट दी है कि ये नहीं हो सकता है। अब जो हमारा ट्रेड उनके साथ एग्रीमेंट होनी है, आप देखिए वो अब तकरीबन 1 साल होने जा रहा है और अभी तक कहीं नहीं पहुंची है। इसकी वजह यही है कि हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं। हम अमेरिका के जो पाकिस्तान क्या है, वो अमेरिका के पीछे जो है कटोरा भी लेके घूमता है और दुम भी हिलाता फिरता है। हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल खड़े हुए हैं अपनी जगह, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई इक्वल टर्म्स पे जो है जो भी समझौता होगा ट्रेड का वो होगा। तो ये सब चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही हैं। और ट्रम्प साहब तो स्पेशली, वो तो एक छोटे बच्चे की तरह से है कि जी आज मैं 25% ट्रेड टैरिफ इंडिया पे लगा रहा हूँ, अब 50% कर रहा हूँ, कल को बोलेंगे मैं और कर दूंगा। तो ये सब देखते हुए बिल्कुल अमेरिका का टैसिट सपोर्ट है। और ये हम नहीं बोल सकते कि पर्दे के पीछे, क्योंकि अगर हम एज आम जनता हमें पता चल रहा है कि अमेरिका वहाँ क्यों घुसा हुआ है, चाइना क्यों घुसा हुआ है, बाकी देश क्यों घुसे हुए हैं, तो ये हमें पता है कि वो हमारे खिलाफ ही जो है
वहाँ पे इन चीज़ों को सक्रिय करने के लिए घुसे हुए हैं। तो इसमें कहीं कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक निगलेक्टेड रहा है। और मैं देखिए, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है, पर ये बोलूंगा कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। वहाँ रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप इतना वहाँ पे डेवलपमेंट, और यही कारण है संजय साहब कि हिंदुस्तान की तरक्की शायद किसी को भा नहीं रही है। वक्त की बेहद कमी है। श्रुति जी और संजय जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।